और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए की बैठक इस वक्त चल रही है। मुंबई में एमवीए की बैठक जारी है और बैठक के बाद लिस्ट जारी किया जा सकता है। एमवीए की तरफ से ये लिस्ट जारी की जा सकती है। महाविकास आघाड़ी जिस पर संशय बरकरार था, बहुत पशोपेश की स्थिति थी, असमंजस था, लगातार विचार विमर्श का बैठकों का दौर चल रहा था। अब जो जानकारी आ रही है इसी बैठक के बाद जो इस वक्त चल रही है, इसके बाद पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। इधर बैठक से पहले शरद पवार से बाला साहब थोराट भी मिले हैं। दरअसल बाला साहब थोराट के ही ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। जिस तरीके से बात नहीं बन पा रही थी और तमाम मतभेद उभर कर सामने आ रहे थे सीटों को लेकर के, ऐसे में बाला साहब थोराट ने इसमें अहम भूमिका निभाई है और ऐसा लगता है कि इस कोशिश में वो कामयाब भी हुए हैं। मध्यस्थता शरद पवार की तरफ से भी की जा रही थी और देखिए शरद पवार से मुलाकात भी की थी बाला साहब थोराट ने। इसके पहले इंद्रजीत सिंह हमारे सहयोगी इस पर जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट्स के साथ। क्या जानकारी है इंद्रजीत, कितने उम्मीदवारों की ये लिस्ट हो सकती है और सीटों को लेकर के, सबसे पहली बात सीटों को लेकर क्या तय हुआ है? आशा, अभी तक कितनी सीटें किसको मिलेगी ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन ये जरूर है कि तीनों पार्टियों में बात बन रही है और जल्द ही सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है अंतिम वो आ जाएगा। खास बात यह है कि महाविकास आघाड़ी की जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। जो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है मीटिंग के लिए वो शुरू हो चुका है। इसके पहले जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी बैठक चल रही थी, अलग से बैठक चल रही थी। इसके अलावा जब से समन्वयक बनाया गया है बाला साहब थोराट को, सबसे पहले वो एनसीपी के शरद पवार गुट के जो नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं जो अध्यक्ष हैं शरद पवार, उनसे मिले, उनसे बातचीत की, उनसे उद्धव ठाकरे से बातचीत करवाई। इसके बाद वो मातोश्री गए, मातोश्री में उद्धव ठाकरे और शिवसेना के यूबीटी के जो नेता हैं उनसे बातचीत की और कहीं न कहीं एक उम्मीद जताई कि आज आखिरी दौर की बातचीत हो रही है और आज जो सीट शेयरिंग का फार्मूला पूरी तरह से तय हो जाएगा। जो अंदाजा हम पहले लगा रहे थे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, उसी तरह का अंदाजा अभी भी है। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में इस बार कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, यानी कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 2-5 सीटें कम शिवसेना को मिल सकती हैं। जो बात अड़ी हुई थी, जिसको लेकर बात बिगड़ रही थी, वो विदर्भ की 12 सीटों को लेकर थी। बताया जाता है कि उसका हल शरद पवार ने निकाला है। उन्होंने कहा है कि उसमें 60% जो सीटें हैं वो कांग्रेस के कोटे में जाएं, जो 40% सीटें हैं उसमें उद्धव ठाकरे गुट और 1-2 सीटें उसमें एनसीपी शरद गुट को मिले। तो कहीं न कहीं आज तीनों पार्टियों की तरफ से ये पूरी कोशिश है कि जो सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया जाए। यही कारण है कि आज सुबह से हलचल बढ़ी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खबर यहाँ तक है कि उद्धव गुट ने जो श्योर सीटें हैं जहाँ पर ये कंफर्म है कि ये सीट उनको ही मिलनी है, वहाँ पे एबी फॉर्म बांटना शुरू कर दिया है। यही हाल एनसीपी शरद पवार गुट का भी है, उन्होंने एबी फॉर्म देना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि तीनों पार्टियां मिलकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हालांकि 5:30 बजे आदित्य ठाकरे की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सीट शेयरिंग को लेकर नहीं है। लेकिन बताया जाता है ऐसा कि आज कोई न कोई फार्मूला तय हो जाएगा। इसके पहले हमने रोहित पवार से बात की थी, उन्होंने कहा था कि क्या फिर हम ये मान के चलें कि आज जितनी सीटों पर पहले से एकजुटता है, मत एक है, उन सीटों को लेकर के हो सकता है कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए और उन सीटों पर ऐलान भी हो जाए। और जहां पर पशोपेश बरकरार है, अगर वो नहीं भी सुलझा है तो हो सकता है उसके लिए थोड़ा और वक्त लिया जाए। क्या अभी यही स्थिति है एमवीए में? जी बिल्कुल इसी तरह की स्थिति है। हो सकता है कि 12-15 सीटों पर जिसको लेकर दिक्कत आ रही थी, जिस पर 2 या 2 से अधिक पार्टियों का दावा था, उन सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएं और अपने अपने उम्मीदवारों को एबी फॉर्म देना शुरू कर दें, क्योंकि 2 पार्टियों ने एबी फॉर्म देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की कल तक लिस्ट आने वाली थी, तो ऐसी संभावना है कि आज देर शाम या कल तक कांग्रेस की भी लिस्ट आएगी, क्योंकि 24 तारीख को जो महाविकास आघाड़ी के नेता हैं उनका टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके जो उम्मीदवार हैं नामांकन भर सकें। यही कारण है कि आज तीनों पार्टियों के नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं। शुक्रवार को इस मामले में ज़्यादा बात बिगड़ी थी, जब संजय राउत का बयान आया था कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता सीट शेयरिंग पर बातचीत करने के लिए सक्षम नहीं है। जी
एक और बड़ी चीज बता दीजिए मराठवाला, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले मनोज जरांगे पाटिल उनका बयान सामने आया था कि जहां नहीं जीत सकते वहां हम शर्तों के साथ समर्थन देंगे और जिन सीटों पर जीतेंगे वहां पर प्रत्याशी उतारेंगे। तो ये क्लियर हो चुका है वो कहां कहां उम्मीदवार उतार सकते हैं। दूसरा, क्योंकि समर्थन देंगे तो जाहिर है एमवीए को समर्थन देंगे, तो उनसे भी कोई बातचीत चल रही है, शामिल किया जा सकता है क्या, या फिर अलग बाहर से? जी बिल्कुल, ऑफिशियली मनोज जरांगे पाटिल महाविकास आघाड़ी या महायुति किसी में भी शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनका नुकसान अगर वो चुनाव लड़वाते हैं मराठा समाज के लोगों को तो किसको ज्यादा होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगर मराठा समाज के लोग खुलकर महायुति का विरोध करते हैं, यानी बीजेपी के नेताओं का विरोध करते हैं, तो हो सकता है ओबीसी लामबंद हो और स्थितियां हरियाणा जैसी हो। तो इस तरह की स्थिति न हो, इसके लिए महाविकास आघाड़ी भी खुलकर जो है उनका साथ लेने से बच रही है। तो कहीं न कहीं सभी के सामने एक दिक्कत है और मराठा समाज किस तरफ जाएगा इस पर निगाहें टिकी हुई है कि क्या मनोज जरांगे कहने के मुताबिक चलेगा, क्योंकि 62 सीटों पर मराठा समाज का ज्यादा प्रभाव है। लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखा था और लोकसभा चुनाव में इससे महायुति को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस तरह का नुकसान विधानसभा में न रहे इसके लिए महायुति ने काफी कोशिश की। महायुति के नेता भी लगातार मनोज जरांगे पाटिल से मिलते भी रहे हैं और दूसरी तरफ ओबीसी को भी लामबंद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इंद्रजीत, समाजवादी पार्टी वो 4 पर ही या फिर इसके आगे और बात बनती है? तमाम चीजों पर निगाह रहने वाली है, नजर बना के रखिएगा। जैसे ही कोई खबर आती है हम तुरंत आप तक पहुंचेंगे। अब एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। बीजेपी आज उम्मीदवारों की यहां पर लिस्ट जारी कर सकती है। अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक भी उम्मीदवार की लिस्ट जारी नहीं की थी। कटेहरी से धर्मराज निषाद को टिकट मिलना संभव है। देखिए, कटेहरी वो सीट जहां से निषाद पार्टी अपना प्रत्याशी चाहती थी अपने ही सिंबल पर। उनका यह भी कहना था हम अपना सिंबल दे देते हैं, आप भले कोई प्रत्याशी दे दीजिए लेकिन हमारे सिंबल पर लड़िए, नहीं तो लोकसभा की तरह यहां पर नुकसान होगा। तो कटेहरी से धर्मराज निषाद, इनको टिकट मिलना संभव है। ऐसे में क्या निषाद पार्टी समर्थन करती है ये देखना होगा, क्योंकि एक नाराजगी है, वो नाराजगी किस हद तक दिल्ली दरबार से दूर हुई है इस पर भी निगाह होगी। उधर सीसामऊ से राकेश सोनकर, उनको टिकट दिया जा सकता है, अभी तक जो कंफर्म खबर सामने आ रही है। मझवा भी महत्वपूर्ण हो जाता है, मझवा भी निषाद पार्टी चाह रही थी, यहां से एमएलए सुचिस्मिता मौर्य, उनको टिकट मिलना संभव बताया जा रहा है। फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट दिया गया है, यही अभी तक निकलकर सामने आ रहा है। ये नाम शामिल हो सकते हैं अभी तक जो लिस्ट है, और आज ही ये लिस्ट 9 उम्मीदवारों की, क्योंकि अभी तक लिस्ट बीजेपी ने जारी नहीं की है, तो 9 उम्मीदवारों की सूची जो है वो आज ही सामने आ सकती है। मैं सीधा रुक कर रही हूं। मानस, क्या अभी तक क्या खबर मिल रही है? ये जो 9 उम्मीदवारों की सूची जारी होगी, क्या इस पे नजर आ रहा है अभी तक के नामों के अनुसार किन बातों का ध्यान रखा गया है? देखिए, जो सूची तैयार होनी है 9 उम्मीदवारों की, उसमें पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा तरजीह दी जानी है। जो अभी कुछ दिन पहले जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी दिल्ली हाईकमान के साथ, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे और संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी, ये 5 लोगों की टीम थी जिसने मुलाकात की थी केंद्रीय नेतृत्व से। उस वक्त ये तय पाया गया था कि जो 9 सीटें जिन पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, इसमें कम से कम 5 सीटें ऐसी हों जिसपे पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को उतारा जाए चुनाव मैदान में। ये बढ़कर के 6 भी हो सकती हैं। बाकी बची हुई 3 सीटों पर अगड़ी जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और इस लिहाज से देखा जाए तो ये भी तय हो गया था उस वक्त कि ये जो उपचुनाव है वो सहयोगी दलों के बगैर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, यानी सहयोगी दलों को टिकट नहीं दिया जाएगा। इन 9 सीटों पर बीजेपी अपना ही दावा मजबूती से रखेगी। ये बात उस वक्त भी संजय निषाद को नागवार गुजर रही थी। वो चाहते थे कि कम से कम 1 से 2 सीटें उनको जरूर मिल जाए, उनकी पार्टी को मिल जाए। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले जो लखनऊ में बैठक हुई, उसमें बैठक एनडीए की बुलाई गई थी, लेकिन चर्चा इस बात पर हुई कि बीजेपी के जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे उनको जिताने के लिए क्या भूमिका मंत्रियों की होगी। यानी जो मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो संजय निषाद हो, लेकिन उनको सीटें दी जाएंगी। इस पे ये अभी कुछ भी तय इस पे नहीं हो पाया है। तो हो सकता है कि संजय निषाद की नाराजगी अपनी जगह हो,
लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने तो कहीं कोई विरोध नहीं किया। बिल्कुल। अपना दल जो अनुप्रिया पटेल वाली है उसकी तरफ से अभी उपचुनाव को लेकर के कोई दावेदारी नहीं की गई है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई मुखर हो रहा है तो वो संजय निषाद हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो स्पष्ट मत है वो ये है कि 9 में से कम 5 से 6 सीटें जो पिछड़े और दलित समाज में जाएंगी और बाकी बची हुई सीटों को अगले समाज के लोगों को दिया जाएगा। यानी जो पीडीए का फार्मूला जो अखिलेश यादव का है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या ओवैसी की पार्टी ने भी अभी अपने 3 उम्मीदवार घोषित कर दिए, वो पीडीएम लेके आए, पिछड़ा दलित मुसलमान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अलग रहा है, जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ तमाम मंचों पर लगातार बहुत मुखर नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से कि बटोगे तो कटोगे, इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक मत है भारतीय जनता पार्टी का कि हमको कट्टर हिंदुत्व की राह पे चलना है। यहाँ पर पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित और अगड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और हिंदू धर्म की जो भी जातियां हैं, चाहे वो दलित समाज से आए या पिछड़े समाज से आए या वो अगले समाज से आए, उनको एकजुट रख करके कैसे अपना वोट शेयर बढ़ाना है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है और उसी के आधार पर ही टिकट का बंटवारा होगा। आज शाम तक का हम लोग को इंतजार करना चाहिए। शाम को 7 बजे मोहन भागवत की योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इन दोनों की मुलाकात होनी है। बहुत सारी चीजें आज रात तक वरना कल सुबह तक जरूर साफ। अच्छा मानस, एक और चीज बताइए, क्योंकि ये जो धर्म राज निषाद हैं कटेहरी से, ये निषाद समाज से आते हैं, तो ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं या फिर निषाद पार्टी से इनकी करीबी है? ये क्या इनका, जिस तरीके से इनका नाम तय हुआ है, इसके बीच में क्या खबर है? कहीं इनके जरिए मनाने की कोशिश तो नहीं कटेहरी से संजय निषाद को? देखिए अभी नाम पूरी तरीके से तय, देखिए ऐसा है कि अभी पूरी तरीके से नाम तय हो गया ये नहीं कह सकते। सूत्रों के हवाले से खबर है अलग अलग सीटों से अलग अलग कई तरीके के नाम आ रहे हैं। संजय निषाद का ये ऑफर जरूर था कि भले ही जो है वो प्रत्याशी हमारा हो बीजेपी, प्रत्याशी बीजेपी का हो, लेकिन सिंबल हमारा इस्तेमाल हो जाए। यानी वो देखिए संजय निषाद अपनी पार्टी का विस्तार चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी आगे बढ़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव एक तरीके से कहा जाए 2027 का सेमीफाइनल है। और जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद से, और जैसे विपक्ष आक्रामक है, इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उसके लिए बहुत जरूरी यह है कि वो उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत दिखाए, ना कि अपने सहयोगी दलों की मजबूती के लिए नहीं, काम लेकिन तो मानस खैर में क्योंकि आरएलडी मजबूत, मानस क्योंकि खैर में आरएलडी मजबूत जीतने से मतलब है, ये तो तय है कि एनडीए या फिर इंडिया ब्लॉक, खैर में अगर ये मजबूत थे तो उनको दिया गया, आरएलडी को दे दिया गया। अगर निषाद पार्टी तो पिछली बार जीती थी, ये तय है। मैं मानस आ रही हूं आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी, 2 सीटों की मांग पर अड़े हैं अभी संजय निषाद। देखिए जो हम बात कर रहे थे और यहां तक कि वो दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि आला कमान महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा जो उसको लेकर के वहां पर बिजी था, तो ऐसे में संजय निषाद की मुलाकात हो नहीं पाई। आज तीसरा दिन है जब वो दिल्ली में है। मानस, आज ये मुलाकात, इससे जुड़ी क्या खबर है? मुलाकात हो पाएगी? और अड़े हुए हैं अगर, और अड़े होने पर उनकी तरफ से यह भी पहले कहा गया था कि फिर हम दूरी बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरह हम बाहर से समर्थन करेंगे बिना शर्त के, तो फिर तो ये नुकसानदेह हो सकता है इन दोनों ही सीटों पर। देखिए निश्चित तौर पर निषाद समाज का अपना उस इलाके में प्रभाव है और निषाद बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। जब हम गोरखपुर से शुरू करते हैं और उस तरफ कुशीनगर से होते हुए और जब फैजाबाद की सीमा तक आते हैं अम्बेडकर नगर तक, तो यहाँ पर निषादों का प्रभाव है। ठीक वैसे ही जैसे फूलपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर के इलाकों में हम कुर्मी समाज का प्रभाव देखते हैं, यानी अपना दल वहां पर इसीलिए वो वहां पर बढ़त बना लेता है। तो देखिए अब भारतीय जनता पार्टी ने देखिए जो तय किया था, अब उसमें कोई मुझे लगता नहीं कोई रद्दो बदल होने वाला है। 9 में से 8 सीटें बीजेपी खुद लड़ रही है। 1 सीट की बात हुई थी आरएलडी को देने के लिए, मीरापुर सीट, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि उसको लगता है कि आरएलडी के वहां पर मजबूत है, इसलिए वहां पर उनको टिकट देने की बात कही गई, उनके खाते में एक सीट छोड़ी गई। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी इस इलाकों में ना तो वो ओम प्रकाश राजभर को, ना ही वो संजय निषाद को, और ना ही अनुप्रिया पटेल को, इन तीनों ही सहयोगी दलों को अभी कुछ भी देने पर सीट देने पर बात नहीं है। क्योंकि देखिए अगर 1 सीट अगर निषाद पार्टी को दी जाएगी तो डिमांड फिर राजभर और अनुप्रिया पटेल की तरफ से भी उठेगी। तो अभी संजय निषाद लगातार दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी इनकी इस डिमांड को मान ली जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरण दूसरे हैं और पूर्वांचल के समीकरण दूसरे हैं।
पूर्वांचल में जहां पर निषाद पार्टी या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी या अनुप्रिया पटेल की पार्टी, ये लोग अपने अपने कुछ कुछ पॉकेट्स में इनकी मजबूती है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी सीट शेयर करने के मूड में नजर नहीं आ रही है, सिवाय ठीक है, आपने बेहतर तरीके से समझा दिया 8 सीटें बीजेपी कि क्यों आरएलडी को मिली लेकिन इनसे दूरी बनाकर रखी गई। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मानस।